हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सनराइज क्लासेस। नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं जितेंद्र सिंह लेकर हाजिर हूँ आपके सामने एक बार फिर पॉलिटी का सेशन। इसमें हम पढ़ रहे हैं अपना पॉलिटी में हमारी 5 से पहले 6-7 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं दोस्तों। तो इससे पहले हमने पॉलिटी में जो अपने हमने फिनिश किए हैं, हमने अपने सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल और उसके भाग, यानी हमने दो भागों में टोटली कंप्लीट किए हैं। आज हम देखेंगे अनुसूचियाँ, जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं दोस्तों। तो अनुसूचियों के बारे में क्या दे रखा है, अनुसूचियाँ क्या हैं। सबसे पहले हम दोस्तों आपको बताना चाह रहे हैं कि हमारे बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर अनुसूचियाँ क्या हैं, भाग क्या हैं, और उनके अंदर जो अनुच्छेद होते हैं, संवैधानिक संशोधन, कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। उनको ये चीज़ नहीं पता रहती कि मतलब ये सब चीज़ें क्या क्या हैं। तो आज सबसे पहले हम आपको एक छोटे से एग्जाम्पल के तौर पर हम समझाना चाह रहे हैं कि जिस तरीके से आपने देखा होगा हमारे यहाँ लोगों मतलब आसपास गाँवों में गली क्रिकेट होता रहता है, जिसको हम लोग आम भाषा में, गांव भाषा में अंडरम बोलते हैं। तो अंडरम जिस प्रकार से हम अगर गांव गलियों में अंडरम खेलते हैं, उसमें कई सारे दोस्त आपस में मिलकर खेल रहे हैं और किसी ने बॉल को थोड़ा तेज़ी से मार दिया, ऊपर ऊपर मार दिया, किसी अंकल के जाके वो बिल्डिंग के अंदर चले गए या किसी ग्लास में पड़ गई, ग्लास टूट गया। तो हम वहाँ पे हम तुरंत क्या करते हैं, एक रूल बना देते हैं कि इस बार अब जो ऊपर ऊपर मारेगा वो आउट माना जाएगा। तो इस तरीके से हमारे जो हम अंडरम खेल रहे थे, कुछ तो रूल्स हमारे पहले से ही थे कि हाँ, वो अगर सीधे स्टंप में पड़ेगी तो गोल हो जाएगा, सीधा बैट लगने के बाद डायरेक्ट हाथ में चली जाएगी तो कैच आउट मान लिया जाएगा। इसी तरीके से कुछ रूल तो पहले से इसमें जो कंपलसरी रूल थे वो तो पहले से ही थे। और उसमें हमने कुछ ऐसे रूल जो बाद में भी जोड़ दिए। बाद में जो रूल हमने जोड़े, जैसे कि अब ऊपर ऊपर मारने वाला रूल वो हमने ख़त्म कर दिया, वो रूल हमने हटा दिया। कुछ ऐसे रूल और भी हमने जोड़े, जैसे कि कुछ दोस्त ऐसे हमारे जो आउट होने के डर से क्या करते हैं, बैट से मारते ही नहीं है, बार बार पैड में यानी पैर पे ही बॉल को हमारे मतलब बार बार पैर से ही बॉल को रोक लेते हैं। तो इस तरीके से सिंपल वो क्या रूल कुछ लोग मतलब फिर अब तुरंत एक नया रूल लागू करना पड़ता है कि इस बार अगर कोई भी अगर 3 बॉल से ज़्यादा बॉल बीट हुआ, यानी बैट में अगर उसके नहीं लगे 3 बॉल से ज़्यादा, तो वो आउट मान लिया जाएगा। तो ये भी एक तरीके से एक रूल पारित हो जाता है। तो दोस्तों, जैसे कि हमारा संविधान जब लिखा गया था तो उसमें एक रूल बुक बनी थी, जैसे इस प्रकार से हमारे अंडर में जो रूल पहले से ही थे। अब वो बुक तो पूरी कंप्लीट हो चुकी थी, पूरी भरी जा चुकी थी। तो उसमें अब कुछ हमें नया जोड़ना हुआ, तो हमने एक कॉपी साइड में बना ली। जो हमने एक कॉपी साइड में बनाई उसको कहा जाता है अनुसूची। और जो हम नए रूल हमने बनाए उसको हम साइड वाली कॉपी में एज टू एज नोट करते गए, यानी कि हम उसमें लिखते गए। तो वो जो हम बाहर से बाद में जो हमने उसमें कुछ नियम लिखे हैं, तो हमारे अनुसूचियाँ कहलाती हैं दोस्तों। और भाग तो आपको पता है, भाग जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो अलग अलग भागों में हर एक राज्य सरकार को अलग भाग में, केंद्र सरकार को अलग भाग में, इस प्रकार से अलग अलग भागों में बांट कर चालू किया गया था दोस्तों। तो शायद उम्मीद है समझ में आ गई होंगी कि अनुसूचियाँ क्या हैं। जब हमारे जो संविधान वाली कॉपी भरी जा चुकी है तो उसके साइड में एक और कॉपी हमने बनाई, जो हमने उस पर जो नियम एंट्री किए, तो वो है हमारी अनुसूचियाँ दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं अब संविधान से रिलेटेड कुछ नॉर्मल बातें हैं जो आपको पता ही होंगी कि हमारा संविधान जो लागू हुआ था वो 2 साल 11 माह 18 दिनों में बनकर तैयार हुआ था। और हमारे संविधान जो है वो विश्व का सबसे बड़ा एक लिखित संविधान है, यानी कि अगर बात की जाए तो विश्व का सबसे बड़ा गणतंत्र जो राष्ट्र है वो हमारा इंडिया है। और इस समय संविधान की सबसे बड़ी विशेषता क्या है दोस्तों, ये एक प्रकार से हाथों से लिखा गया संविधान है। इसमें ना ही किसी मूल प्रति की यूज किया गया है, ना ही कुछ प्रिंट आउट का यूज किया गया है, ये पूरा पूरा हाथों से लिखा गया था। और ये इसकी दोनों की दोनों भाषाओं में हाथों से लिखा था हमारे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। यानी ये हमारे जो हम जिन्होंने हाथ से पूरा संविधान लिखा था, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में, ये थे हमारे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। तो ये आपको याद होना चाहिए। तो चलिए अब देखते हैं सबसे पहले अपनी अनुसूचियाँ, हमारे अनुसूचियों में क्या क्या दे रखा है, और हम आज अनुसूचियों में आज देखेंगे और इसी क्लास में हम पूरी अनुसूचियाँ याद करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अनुसूची हमारी फर्स्ट, हाँ थोड़ी जानकारी और बता दें कि अनुसूची पहले जब हमारा संविधान बना था तब उस समय हमारे संविधान में 8 अनुसूचियाँ हुआ करती थी। उसके बाद हमने 4 अनुसूचियों को और जोड़ा है दोस्तों। तो अब प्रेजेंट टाइम पे जो हमारी अनुसूचियाँ हैं दोस्तों, वो कुल मिलाकर 12 अनुसूचियाँ हो चुकी हैं। तो उम्मीद है समझ में आया होगा आपको। अब चलते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्लास। और संविधान की पहली अनुसूची क्या है, ये हमें दे रखा है।
संविधान की पहली अनुसूची में राज्य केंद्र शासित प्रदेश के नाम एवं उनके क्षेत्र के बारे में। तो अनुसूची फर्स्ट आपको याद करने में शायद दोस्तों कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हमारे भाग फर्स्ट में भी राज्य क्षेत्र के बारे में ही दिया है, और आर्टिकल फर्स्ट में भी राज्य क्षेत्र और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में ही दिया है, और इसी तरीके से अनुसूची फर्स्ट जो है हमारा वो भी राज्य क्षेत्र और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में ही बात करती है, यानी कि राज्य केंद्र शासित प्रदेश एवं उनके नाम और क्षेत्र के बारे में अनुसूची फर्स्ट में दिया गया है दोस्तों। अनुसूची सेकंड हमारी क्या है, वेतन भत्ता पेंशन और विशेषाधिकार, यानी कि जितने भी हमारे जैसे राष्ट्रपति हो गया, विधानसभा का अध्यक्ष हो गया, यानी कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, इनकी जो भी सारी जो ये सैलरी होगी, यानी इनकी जितने भी इनका इनकम या पेंशन भत्ता जो भी चीज़ दिया हुआ है वो सब अनुसूची 2 में लिखी गई है दोस्तों। किसको कितनी सैलरी मिलेगी, हमारे राष्ट्रपति को कितनी सैलरी मिलेगी, हमारे प्रधानमंत्री को कितनी मिलेगी, हमारे उपराष्ट्रपति जी को कितनी सैलरी मिलेगी, इस तरीके से सारे जो ये मान लो कि सीधे सीधे की सैलरी के बारे में अगर सबके सैलरी के बारे में जो दिया गया है वो अनुसूची नंबर 2 में दिया गया है दोस्तों। अनुसूची 3 हमारी क्या है, शपथ, यानी कि इन सब जितने भी प्रधानमंत्री होंगे, मुख्यमंत्री होंगे, राज्यपाल होंगे, इनको जो शपथ दिलाई जाएगी, शपथ के बारे में दिया हुआ है वो कौन से अनुसूची में दिया है, अनुसूची 3 में दिया है शपथ के बारे में दोस्तों। अब अनुसूची 4 आती है। अनुसूची 4 में क्या दिया है, अनुसूची 4 में हमारा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सदस्यों का आवंटन, यानी जो राज्यसभा में सदस्यों का आवंटन होता है दोस्तों, वो एक प्रकार से हमारे जो अनुसूची 4 के तहत दिया गया है। इसमें क्या है कि एक इसके लिए भी एक फार्मूला होता है कि हमारे किस राज्य से कितने, जैसे राज्यों की संख्याओं पर डिपेंड करता है कि उस राज्य के कितने जो राज्यसभा मेंबर होंगे वो किस राज्य से कितने होंगे, उस राज्य की टोटल नंबर ऑफ विधानसभा सीट्स पे डिपेंड करता है दोस्तों। अब अनुसूची 5 पे आ जाते हैं। अनुसूची 5 में क्या दिया हुआ है, अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रशासन और नियंत्रण, यानी अनुसूचित क्षेत्रों के लिए और अनुसूचित जातियों के लिए उनके प्रशासन और नियंत्रण के बारे में जानकारी देता है हमारा अनुसूची 5। अब आ जाते हैं हमारा इसी तरीके से अनुसूची 6, यानी अनुसूची 6 में क्या दे रखा है, इसमें हमारे 4 राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इनमें एक स्पेशल इनके लिए प्रावधान दिया गया है कि मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के लिए प्रशासन, यानी कि ये 4 जो राज्य हैं इनके जो जनजातियां हैं, इन जनजातियों के लिए एक प्रकार का विशेष प्रशासन दिया गया है। वो बताता है हमारा अनुसूची नंबर 6, यानी असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में जो जनजातियों के लिए विशेष प्रशासन दिया गया है हमारा। अब आ जाते हैं अनुसूची नंबर 7। अनुसूची 7 में हमारा क्या दिया गया है, इसमें हमारी जो तीन सूचियाँ होती हैं, राज्य सरकार यानी संघ सरकार, संघ सरकार और राज्य सरकार और समवर्ती सूची, यानी कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में जो केंद्र कानून बनाता है, राज्य सूची में हमारा राज्य कानून बनाता है, और समवर्ती सूची में राज्य और केंद्र दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं दोस्तों। तो ये हुए हमारे अनुसूची नंबर 7 में केंद्र, राज्य, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची दोस्तों। अब आ जाते हैं हमारी अनुसूची नंबर 8। अनुसूची नंबर 8 यानी कि भाषाओं का उल्लेख, यानी कि हमारे जो जितने भी हमारे अभी तक राजभाषा हैं उनका जो भाषाओं का उल्लेख दिया गया है वो अनुसूची नंबर 8 में दिया गया है दोस्तों। तो अनुसूची 8 में भाषाओं के बारे में बताती है। अनुसूची नंबर 9 भूमि सुधार और जमींदारी की प्रथा के उन्मूलन से संबंधित, यानी भूमि सुधार और जमींदारी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित जानकारी मिलती है हमारे अनुसूची नंबर 1 में। अनुसूची नंबर 9 में, सॉरी दोस्तों, अनुसूची नंबर 9 में ये हमारा पहला संवैधानिक संशोधन हुआ था 1951 में, उसके तहत जोड़ी गई थी हमारी अनुसूची नंबर 9, क्योंकि अनुसूची नंबर 8 तो हमारे संविधान में पहले से ही थी, इसलिए जो बाद में जो रूल बने हैं, जो बाद में जोड़े गए हैं दोस्तों, ये अनुसूची नंबर 9 1951 में ये जो कानून संशोधन हुआ था उसके तहत जोड़ी गई थी। और इसमें ये चीज़ कहा गया था कि इस अनुसूची के अंतर्गत जितनी भी चीज़ें हैं इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता दोस्तों। ये हमारा जब संशोधन हुआ था 1951 वाला, उसमें जब 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी तो ये उसमें उस समय यही दिया गया था कि जो अनुसूची नंबर 9 है इसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं की जा सकती दोस्तों। हालांकि फिर इसके बाद 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि नहीं, उस जो हमारी अनुसूची नंबर 9 है इसमें संशोधन किया जा सकता है। तो ये आप ये भी कभी पॉइंट बाय द वे पूछ ले तो आप याद रखना कि जब 1951 बनी थी उस समय इसमें दिया गया था कि इसमें कोई भी संशोधन नहीं किया जा सकता, लेकिन 2007 में संविधान हमारे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसमें दिया गया कि इसमें हम फेरबदल कर सकते हैं दोस्तों।
अब आ जाता है अनुसूची नंबर 9, दल बदल कानून। दल बदल कानून ये आया था हमारा 1952 में, यानी कि 1952 में दोस्तों। दल बदल कानून क्या होता है दोस्तों, कि जैसे कि आपने देखा होगा कि कोई भी पार्टी से कोई विधायक जीत के गए और उनको किसी दूसरी पार्टी ने अब ऑफर दे दिया कि आप हमारी पार्टी में आ जाइए, हम आपको मंत्री बना देंगे। तो पहले क्या होता था कि वो विधायक जी इस पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में ज्वाइन हो जाते थे। तो ये इस प्रकार से मतलब दल बदल जाता था, इस दल से दूसरे दल में चले गए, तो इसीलिए इसको कहा जाता था दल बदल नियम। तो इसके लिए ये कानून आया था कि अगर कोई भी विधायक अगर इस पार्टी से चेंज करके दूसरी पार्टी में जाता है तो उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी दोस्तों। इसलिए ये कानून आया था कि इसकी सदस्यता रद्द करने के लिए। हालांकि अब इसका बाईपास भी विधायकों के, हमारे जो पॉलिटिशियंस के द्वारा निकाल लिया गया है। पर आज के टाइम पे लोग क्या करते हैं कि जिस प्रकार अगर मैं कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन करनी होती है तो सबसे पहले क्या करते हैं, अपनी पार्टी को रिजाइन दे देते हैं, अपना इस्तीफा दे दिया, वो रिटायर हो गया। अब इस्तीफा जैसे ही देंगे तो जाहिर सी बात है उस पार्टी की तो एक मेंबर कम हो जाएगा, यानी कि एक विधायक कम हो जाएगा उस पार्टी का। तो जब उस पार्टी का एक विधायक कम हो जाता है तो दूसरी पार्टी जो है उसका अपने आप वो एक विधायक ज़्यादा हो जाएगा। मतलब कि जैसे कि अगर 50-50 दोनों में हैं और उसमें से एक को ऑफर मिल गया कि हम आपको मंत्री बना देंगे, तो वो क्या करेगा, अब दल बदल नहीं करेगा, उसकी जगह पे वो क्या करता है, वो अपना इस्तीफा अपनी पार्टी को देकर अपना रिजाइन दे देता है। और रिजाइन देने के बाद वो फिर एक तरीके से मेंबर नहीं माना जाता, उसको विधायक नहीं माना जाता। तो जाहिर सी बात है दूसरी पार्टी के पास तब 49 सीटें बचेंगी। अब दूसरी पार्टी के पास 50 सीटें पहले से ही थी, अब इसके पास 49 सीटें, तो जाहिर सी बात है दूसरी वो जो पार्टी होगी वो चुनाव जीत, वो जो उस विधानसभा में उसका मंत्री या मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री जो भी बनाया जाएगा उसका ही बनेगा। तो उसके लिए जब एक सीट जो बची हुई होती है उस पर फिर दोबारा सरकार को चुनाव करवाना पड़ता है। तो जब दोबारा चुनाव करवाया जाता है तो वो जो विधायक जी हैं उनके लिए ये नियम लागू नहीं होता, क्योंकि वो अपना बाईपास उन्होंने रूल अपना लिए हैं। तो उस टाइम पे वो क्या करते हैं कि चुनाव में दोबारा फिर खड़े होते हैं और वो हो सकता है कि कभी कभी भाई ना भी जीतते, लेकिन ज़्यादातर 99% वो फिर दोबारा चुनाव में जीत कर वापस आ जाते हैं। तो ये इनका एक बाईपास रूल हो गया दोस्तों। इसके बाद आ जाता है हमारा अनुसूची नंबर 11। अनुसूची नंबर 11 में मेरा क्या होता है, पंचायत के बारे में जानकारी दी है, यानी कि पंचायत के बारे में जानकारी। हमारा जो अनुसूची नंबर 11 जोड़ी गई थी 73वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा दोस्तों। 73वां संविधान संशोधन 1993 में जो हमारी अनुसूची नंबर 11 जोड़ी गई थी, इसमें पंचायत के बारे में जानकारी दी गई है दोस्तों। इसी तरीके से हमारा अनुसूची नंबर 12 आ जाती है, जिसमें नगर पालिका के बारे में जानकारी दी है दोस्तों। नगर पालिका ये भी 74th संविधान संशोधन, ये भी 1993 में ही हुआ था। तो इसके तहत हमारी जो ये 12 अनुसूची 12 है, ये उसके तहत जोड़ी गई थी दोस्तों। तो सिंपल है, आपको समझ में आया होगा। अब इसमें ज़्यादा कुछ तो ऐसे है नहीं। अब आप सिंपल सा एक बार इसको सरसरी सा रिवीजन करते हैं। सबसे पहले हमारा अनुसूची नंबर 1 में क्या दिया है, अनुसूची 1 में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में जानकारी दी है। अनुसूची 2 में हमारा आ जाता है पेंशन और भत्ते के बारे में। अनुसूची 3 में आ जाता है दोस्तों पेंशन भत्ते के बाद, हमारा जब पेंशन और भत्ते मिल जाएंगे उसके बाद तो कोई कसम खाएगा, यानी कि उनके जो शपथ के बारे में जानकारी देता है कि किसी भी अगर मेंबर को आपको कसम खिलानी होगी तो पहले पैसा दोगे तभी तो कसम खाएगा। तो सिंपल सी बात यही है कि जब कोई किसी को पैसा मिलता है तो हम उसके बाद ही वो कसम खाता है। हालांकि हम याद करने के लिए आपको एक ट्रिक बता रहे हैं, ये कोई ऐसे ही नहीं है कि इसमें लिखा हुआ है, बस एक सिंपल सा हम अपने याद करने के लिए ऐसा कर सकते हैं। सबसे पहले राज्य और केंद्र, उसके बाद फिर वेतन और पेंशन, उसके बाद आ जाता है शपथ, और फिर अनुसूची नंबर 4 जो राज्यसभा के जो हमारे मेंबर होते हैं उनके नामांकन के बारे में, यानी राज्यसभा का नामांकन है, कौन से स्टेट और कौन से केंद्र शासित प्रदेश से कितने राज्यसभा के मेंबर आ सकते हैं, ये हमारा अनुसूची नंबर 4 में आ जाता है दोस्तों। अनुसूची नंबर 5 में हमारा जो अनुसूचित जाति और ये एक तरीके से अनुसूची 5 में जो है अनुसूचित क्षेत्रों और उसके जनजातियों के बारे में, यानी दोस्तों अनुसूचित क्षेत्र और उसके अनुसूचित जनजातियों के बारे में जानकारी मिलती है हमारे अनुसूची नंबर 5 से। अनुसूची 6 जो आ जाता है हमारे 4 राज्यों को स्पेशल प्रोविजन दिया हुआ है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, यानी यहाँ की जो जनजातियाँ हैं इनको स्पेशल प्रोविजन यानी स्पेशल प्रशासन दिया गया है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इसको हम याद करने के लिए सिंपल ये भी अपना लेते हैं ATMM, यानी असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 4 राज्यों को स्पेशल प्रोविजन दिया गया हमारा जो अनुसूची नंबर 6 के तहत दोस्तों।
अब ये हो गया अनुसूची नंबर 6। अनुसूची नंबर 7 आ जाता है, जिसमें हमें हमारे संविधान में 3 अनुसूचियाँ हैं दोस्तों। 3 अनुसूची कौन कौन सी? संघ अनुसूची यानी संघ सूची, और राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। हालांकि संघ सूची में जो हमारे इसके तहत कभी कभी पूछ लेता है कि संघ सूची में कितने विषय दिए हुए हैं, तो संघ सूची में हमारे दिए हुए होते हैं दोस्तों 100 विषय यानी 100 विषय। उसके बाद आ जाता है हमारा राज्य। राज्य में दिए हुए हैं हमारे दोस्तों 61 यानी राज्य में तो 61 विषय दिए हुए हैं। और समवर्ती में आ जाता है 52 यानी कि राज्य सूची में 100 विषय, और सॉरी दोस्तों, संघ सूची में 100 विषय और राज्य सूची में 61 विषय और समवर्ती सूची में 52 विषय। ये हमारे, आप इसको याद करने के लिए याद कर सकते हैं। ये हमारा जो तीनों सूचियों में इनके विषय भी निर्धारित किया गया है दोस्तों। आ जाता है अनुसूची नंबर 8। अनुसूची नंबर 8 में क्या है कि हमारे लैंग्वेज के बारे में जानकारी दी है, यानी भाषाओं के बारे में। तो जब हमारा संविधान बना था उस टाइम तो हमारे संविधान में कुल 14 भाषाएं थी, लेकिन आज प्रेजेंट टाइम पे हमारे संविधान में कुल 22 भाषाएं हैं। अब इसमें कुछ संशोधन करके उसके बाद संविधान में भाषाएं जोड़ी भी गई हैं। तो ये आप हम हालांकि अभी जब संवैधानिक संशोधन बताएंगे तो ये सारी हम आपको बताएंगे कि कौन से संवैधानिक संशोधन के तहत कौन सी भाषाओं को जोड़ा गया था दोस्तों। आ जाता है हमारा अनुसूची नंबर 9। अनुसूची 9 में जमींदारी के खिलाफ दे रखा है, यानी कि जमीन के उन्मूलन के लिए, यानी भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन के बारे में जानकारी दी जाती है हमारे अनुसूची नंबर 9 में दोस्तों। जो भी हमने आपको बताया कि अनुसूची नंबर 9 में सबसे पहले कब लागू की गई थी? पहला संवैधानिक संशोधन 1951 के तहत जो संविधान बना था उस टाइम पे इसमें कहा गया था कि संविधान संशोधन नहीं किया जा सकता। हालांकि 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने फिर इसके बारे में जानकारी दी कि 2007 में कि इसमें हम फेरबदल यानी संविधान संशोधन कर सकते हैं दोस्तों। अब आ जाता है हमारा अनुसूची नंबर 10 यानी दल बदल, जो हमने अभी आपको काफ़ी विस्तार से बताया है कि जो हमारे विधायक है या कोई सांसद MP MLA जो एक पार्टी से दूसरी पार्टी में चेंजेस कर लेते थे, वो किस तहत कर लेते थे। हालांकि आज भी करते हैं, लेकिन आज किस तहत करते हैं हमने आपको ये भी बता दिया है। अब अनुसूची नंबर 11 जो पंचायत के बारे में जानकारी देता है आपको। पंचायत हमारा जो आर्टिकल नंबर संविधानिक संशोधन 73 यानी 73वां संविधान संशोधन 1993 में आया था, उसके तहत हमारी जो अनुसूची जोड़ी गई थी। तो यह है हमारी अनुसूची नंबर 11। और अनुसूची 12 में हमारा दिया हुआ है नगर पालिका के बारे में दोस्तों। तो नगर पालिका 74वां संविधान संशोधन यानी 74th संविधान संशोधन जो हुआ था उसके तहत हमारी जो अनुसूची जोड़ी गई थी 12, ये 1993 में ये भी जोड़ी गई थी दोस्तों। तो सिंपल है, आपको समझ में आ गया होगा। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें और ये वीडियो 2 से 3 बार आप देखिएगा, बहुत सिंपल सा तरीके से आपको याद हो जाएगा। इसमें कोई भी ज़्यादा ऐसा नहीं है। हालांकि ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट अनुसूचियाँ हैं, क्योंकि हर एक एग्जाम में कहीं ना कहीं से मतलब प्रत्येक अदल बदल के एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछ जरूर लिया जाता है। यानी आपको अगर 10 सेट हुए हैं एग्जाम के तो 10 में से किसी न किसी सेट में आपके अनुसूचियों के बारे में पूछ जरूर लिया जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक किया कीजिए, शेयर अपने दोस्तों तक किया कीजिए। अगर चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और सनराइज क्लास में जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। आपका आज का दिन शुभ हो दोस्तों। तो इसी के साथ क्लास अपनी विराम दे रहे हैं। ठीक है, बाय बाय दोस्तों।